आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले भारतीय स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला स्रोत आता है हमारा कल्हण की राजतरंगिणी। ये कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें प्रामाणिक जानकारी प्रदान करता है। कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी लिखने का काम 1148 ईस्वी में शुरू किया गया। इसको प्रस्तुत करने में कल्हण ने पूर्वकालिक रचनाओं, अभिलेखों और प्रशस्तियों का उपयोग किया है। आरंभिक काल का वर्णन इसमें संतोषजनक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कल्हण अपने समय के समीप आता है, उसके विवरण की उपयोगिता बढ़ जाती है। कल्हण की राजतरंगिणी हमारे पास प्रामाणिक इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इसके बाद अगला हमारा जो साहित्यिक स्रोत है वो है वाकपति राज के द्वारा लिखा गया गौड़वहो। गौड़वहो ये कन्नौज नरेश यशोवर्मन की विजयों का वर्णन करने वाला साहित्यिक स्रोत है। गौड़वहो, वाकपति राज इसके लेखक हैं। तो ये गौड़वहो वाकपति राज की रचना है। कन्नौज नरेश यशोवर्मन का इसमें उल्लेख मिलता है। इसी कड़ी में अगला हमारा जो साहित्यिक स्रोत है वो है रामचरित। इसके लेखक संध्याकर नंदी थे। इस पुस्तक में पाल वंश के शासक रामपाल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। तो संध्याकर नंदी का रामचरित। इसी कड़ी में आगे विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित जो पुस्तक है वो बिल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो विक्रमांक देव चरित पुस्तक जो है वो बिल्हण के द्वारा लिखी गई और इसमें कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अन्य रचनाओं में देखें तो पद्मगुप्त की पुस्तक नव सहसांक चरित, ये हमें भोजराज, राजा भोज का जो पूर्वज था, उसके पहले जिसने शासन किया था सिंधुराज, उस सिंधुराज के जीवन के बारे में जानकारी देती है। सिंधुराज का एक उपनाम नव सहसांक था। तो पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित में सिंधुराज के चरित्र के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। अगली हमारी पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, जो जयानक के द्वारा लिखी गई। इसमें दिल्ली और अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के जीवन के बारे में हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक और ऐतिहासिक काव्य हमारे पास है, पृथ्वीराज रासो, जो उसके दरबारी विद्वान चंद बरदाई ने लिखा था। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक तो जयानक ने लिखा पृथ्वीराज विजय, चंद बरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। तो ये हो गए हमारे भारतीय साहित्यिक स्रोत जो हमें पूर्व मध्यकाल के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। अब पुरातात्विक स्रोतों में हम अध्ययन करें तो पूर्व मध्यकाल के बारे में हमारे पुरातात्विक स्रोत जो प्रमुख हैं उसमें ग्वालियर प्रशस्ति और ऐहोल अभिलेख, ये दोनों जो पुरातात्विक स्रोत है राजपूत शासक वर्ग के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं।
मिहिर भोज की ये ग्वालियर प्रशस्ति थी, प्रतिहार शासक मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। इसी प्रकार ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी देती है। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज के बाद नागभट्ट द्वितीय की भी हमें जानकारी मिलती है। नागभट्ट द्वितीय का अरबों के साथ जो युद्ध हुआ वो हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। मनेर ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र से हमें तुरुष्क दंड नामक कर की जानकारी मिलती है। ये तुर्कों के आक्रमण से रक्षा के लिए नागरिकों पर कर के रूप में ये तुरुष्क दंड लगाया जाता था, ताकि उस कर से प्राप्त धन से तुर्कों के विरुद्ध सेना इकट्ठी की जा सके। पहली बार तुरुष्क दंड नामक कर लगाने का जो कार्य किया था वो गोविंद चंद्र गहड़वाल ने किया था। कन्नौज के गहड़वाल शासक थे गोविंद चंद्र गहड़वाल। उन्होंने सबसे पहले तुरुष्क दंड नामक कर अपनी प्रजा पर लगाया था। पुरातात्विक स्रोतों में भग्नावशेष जो खंडर हैं प्राचीन इमारतों के, वो भी हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जैसे मंदिर, कई मंदिर तो खंडर के रूप में हैं, कई मंदिर अभी भव्य रूप में भी हैं। ये मंदिर उस काल के धार्मिक जीवन, आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला के उन्नत रूप के साक्ष्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं आज भी। इन सब के अलावा मुद्रा और सिक्कों के माध्यम से भी हम शासकों की तिथि क्रम को समझ सकते हैं। अतः ये मुद्रा और सिक्के भी हमारे ऐतिहासिक सोर्स हैं। किस शासक ने कब शासन किया, इसकी जानकारी उस शासक के द्वारा उस वक्त चलाए गए सिक्कों को देख करके हो सकती है। राज्यों की आर्थिक स्थिति का बोध भी हमें सिक्कों से हो जाता है। साम्राज्य विस्तार किसी शासक का कहाँ तक था, ये भी हमें सिक्कों से ज्ञात हो जाता है कि अमुक शासक के सिक्के जहाँ जहाँ तक प्रचलित थे वहाँ वहाँ तक उस शासक की सीमा मानी जाती थी। पूर्व मध्यकाल तक आते आते, अर्थात लगभग 850-900 ईस्वी तक आते आते हमें उत्तरी भारत में सिक्कों का अभाव दिखना शुरू हो जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि उत्तरी भारत में उस वक्त सामंती अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव हो चुका था, और ये सामंती अर्थव्यवस्था जब मजबूत होने लगी तो व्यापार वाणिज्य जो दूर दराज के देशों से और भारत के आंतरिक सुदूरवर्ती इलाकों से होता था, उसमें कमी आई। तो सामंती अर्थव्यवस्था जब सुदृढ़ हुई तो विदेशी व्यापार और सुदूर आंतरिक व्यापार और वाणिज्य में ह्रास हुआ। ये इसका एक प्रतीक है। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में पल्लव और चोल वंश महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसमें चोल शासकों का इतिहास बहुत विस्तृत है। इनके बारे में विदेशी लेखकों की रचनाओं से भी हमें ज्ञात होता है। संगम काल की तमिल रचनाएं और श्रीलंका की जो रचनाएं हैं दीपवंश और महावंश, ये सिंहली भाषा के जो दो महाकाव्य हैं बौद्ध धर्म के, ये भी हमें दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पूर्व मध्यकाल में जब चोलों का शासन शुरू हुआ तमिलनाडु में, तो चोल सम्राटों ने कई मंदिर बनवाए और उन मंदिरों में अभिलेख भी लिखवाए। इन अभिलेखों से चोल शासकों के सैनिक अभियानों, उनके शासकीय निर्णयों और उनकी कलात्मक अभिरुचि के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। जैसे 919 और 919-21 ईस्वी, 919 ईस्वी और 921 ईस्वी में हमें दो उत्तर मेरूर अभिलेख मिले हैं। उत्तर मेरूर एक जगह का नाम है मद्रास के नज़दीक। वहाँ से चोल शासक परांतक प्रथम का शासन काल था उस समय, और उस चोल शासक परांतक प्रथम के समय के 919 ईस्वी के और 921 ईस्वी के दो हमें उत्तर मेरूर अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
ये दोनों उत्तर मेरू अभिलेख चोल काल में स्थानीय स्वशासन का क्या सिस्टम था उसके बारे में डिटेल जानकारी हमें प्रदान कराते हैं। तो चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को यदि अच्छी तरह समझना है तो हमें 919 और 921 ईस्वी के परांतक प्रथम के इन दोनों उत्तर मेरूर अभिलेखों को पढ़ना होगा। इसके अलावा तंजौर अभिलेख और तिरुवलगंडू अभिलेख, ये दोनों अभिलेख जो हैं, ये दोनों अभिलेख भी हमें चोल शासक राजराज और राजेंद्र चोल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो तंजौर अभिलेख और तिरुवलगंडू अभिलेख ये हमें दो चोल शासकों राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करते हैं। चोल एवं पल्लव शासकों ने उस युग में जो भव्य मंदिर बनाए, उन मंदिरों को देख करके हम उस युग के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में काफ़ी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हमारे दक्षिण भारत के पुरातात्विक स्रोत हो गए। अब हमारा अगला टॉपिक है इतिहास लेखन की इस्लामी परंपरा। इस्लामी जगत में इतिहास लेखन की परंपराएं काफ़ी व्यवस्थित तरीके से आरंभ हुई थी और भारत आने वाले तुर्क और उसके बाद के जो मुग़ल शासक थे वो इतिहास लेखन की इन परंपराओं से न केवल परिचित थे बल्कि उन्होंने इसे और भी संपन्न बनाया था। पूर्व इस्लाम काल में ही अरबों के बीच वंशावलियां लिखने की परंपरा विकसित थी जिनको कहा जाता था अंसाब। तो ये अरब जगत में जो वंशावलियां लिखी जाती थी उनको कहते थे अंसाब। ये परंपरा बाद में जारी रही और धार्मिक उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो जीवन वृत्तांत भी फिर बाद में लिखे जाने लगे। हजरत मोहम्मद की जीवनियाँ भी लिखित रूप में संग्रहित की गई तो हजरत मोहम्मद की जीवनियों को सीरत कहा गया। अरब जगत की वंशावलियाँ अंसाब कहलाती थी। हजरत मोहम्मद की जीवनी का जो संग्रह है वो सीरत कहलाता था। इसके अलावा युद्धों के वृत्तांत भी मुस्लिम इतिहासकार लिखते थे। युद्धों के वृत्तांत कहलाते थे मगाजी। तो यहाँ हमने 3 शब्दावलियों के बारे में पढ़ा, अंसाब, सीरत और मगाजी। अरब जगत में जो वंशावलियाँ लिखी जाती थी वो अंसाब कहलाती थी। हजरत मोहम्मद की जीवनी सीरत कहलाती थी और युद्धों के वृत्तांत जो इस्लामी इतिहासकारों ने लिखे वो मगाजी कहलाते थे। सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ तबकात कहलाते थे। जैसे तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक मुग़ल सम्राट अकबर के शासन का जो सामान्य इतिहास था उसकी जानकारी प्रदान करती है। तो सामान्य इतिहास के जो ग्रंथ होते थे, सामान्य इतिहास से रिलेटेड ग्रंथ, वो कहलाते थे तबकात। इन तबकातों में विभिन्न समुदायों के संबंध में ऐतिहासिक सामान्य जानकारियाँ लिखी जाती थी। तो सामाजिक जीवन में विभिन्न वर्ग कैसे थे, उनके आपसी संबंध कैसे थे, मुग़ल काल में अकबर के समय जो समाज था उसके बारे में एक प्रतिबिंब है तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक। अरब के साथ साथ ईरान में भी प्राचीन काल से ही इतिहास लिखने की परंपरा थी। अरबों की तुलना में ईरानियों का दृष्टिकोण कुछ भिन्न था। जहां अरब इतिहासकार आम समाज के बारे में काफ़ी कुछ अपनी ऐतिहासिक रचनाओं में लिखते थे, वहीं ईरानी इतिहासकार जो थे वो विशेषकर शासक वर्ग की जीवनियाँ और उपलब्धियाँ लिखने में ही अपना समय निकालते थे। उन्होंने आम लोगों के इतिहास पर ज़्यादा चर्चा नहीं की, बल्कि शासक वर्ग की जीवनियाँ और उपलब्धियों का वर्णन ही
अपनी ऐतिहासिक रचनाओं में ईरानी इतिहासकारों के द्वारा किया गया। यही प्रभाव मध्यकालीन भारत के इतिहासकारों की रचना में भी हम देख सकते हैं। परंतु ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान के माध्यम से जो विभिन्न प्रभाव भारत में पहुँचे उसमें एक प्रभाव था व्यवस्थित इतिहास लेखन की कला। इसके अतिरिक्त मुसलमानों ने सल्तनत काल में भारत में कागज़ निर्माण की कला को शुरू कर दिया। कागज़ निर्माण की जो कला थी इसका जन्म चीन से हुआ था और भारतीय मुसलमानों ने सल्तनत काल में इसका प्रयोग आरंभ किया। तो कागज़ के प्रचलन के बाद लिखित रचनाओं की संख्या भी बढ़ गई। इसलिए ऐतिहासिक सामग्री के दृष्टिकोण से मध्यकालीन भारत हमारा अत्यंत संपन्न है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में तो यूरोपीय भाषाओं में जो रचनाएं लिखी गई वो भी हमें उपलब्ध होने लगती है, जिससे ये संपन्नता और समृद्धि और भी बढ़ जाती है। अब हमारे अगला टॉपिक रहेगा सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत। जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि सल्तनत काल का मतलब सुल्तानों का काल। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था वो भारतीय इतिहास में सल्तनत काल कहा जाता है। और 1526 ईस्वी से मुग़ल काल शुरू हुआ। मुग़ल काल बाबर के द्वारा आरंभ किया गया। मुग़ल काल के शासक बादशाह की उपाधि लेते थे। सल्तनत काल के समस्त शासक सुल्तान की उपाधि लेते थे। हमने पहले चर्चा की थी कि सुल्तान और बादशाह में माइन्यूट डिफरेंस होता है, थोड़ा अंतर होता है। सुल्तान जो होता है वो अपने आप को खलीफा के अधीनस्थ मानता है। खलीफा का मतलब इस्लामी दुनिया का जो सर्वोच्च धर्म गुरु होता है, जिसको राजनीतिक अधिकार भी होते हैं, वो कहलाता है खलीफा। तो सल्तनत काल के जो सुल्तान होते थे वो अपने ऊपर खलीफा की सत्ता को मान्यता देते थे और अपनी सत्ता की स्वीकृति भी खलीफा से ही प्राप्त करते थे। जबकि मुग़ल काल में जब बाबर ने हिंदुस्तान में अपना राज्य स्थापित किया तो उसने सुल्तान की बजाय पादशाह या बादशाह की उपाधि ली। बादशाह जो होते हैं वो अपने ऊपर किसी सर्वोच्च सत्ता को नहीं मानते। केवल इस्लामी दुनिया के जो प्रथम 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनको सम्मान देने के लिए बाबर खुतबे में इन 4 खलीफाओं का, प्रथम 4 खलीफाओं का नाम पढ़ता था। उसके बाद के शेष जो समकालीन खलीफा थे उनको बाबर अपने से ऊपर तवज्जो नहीं देता था। इसीलिए बाबर खुद को सर्वोच्च संप्रभुता संपन्न शासक मानता था और बादशाह कहलाता था। ये बाबर ने बादशाह या पादशाह की जो उपाधि थी वो 1504 ईस्वी में काबुल विजय के बाद ली थी। तो हाँ सर, अब सल्तनत काल के बारे में जैसा आपको मैंने बता दिया सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर होता है। अब सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड भी मैंने बताया 1206 से 1526 ईस्वी का, 320 वर्षों का। इस सल्तनत काल के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कई तरह के हैं, उनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। उसमें पहला सामान्य इतिहास की रचनाएं हैं, दूसरा भारतीय इतिहास की रचनाएं, तीसरा प्रशस्तियाँ, चौथा नैतिक उपदेश, पांचवा काव्य रूपी इतिहास और छठा आत्मकथाएं। ये अधिकांश जो साहित्यिक स्रोत हैं वो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। फारसी सल्तनत काल की राजभाषा थी और अधिकांश साहित्यिक स्रोत फारसी में लिखे गए। अब सामान्य इतिहास की रचनाओं में विश्व इतिहास और मुस्लिम जगत के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है और इन रचनाओं में भारत में तुर्कों का आगमन और उनकी सत्ता के इतिहास का उल्लेख मिलता है। ऐसी आरंभिक रचनाओं में प्रथम रचना मानी जाती है इतिहासकार उतबी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़-ए-यामिनी। ये प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है सामान्य इतिहास से संबंधित सल्तनत काल की, तारीख़-ए-यामिनी। 13वीं शताब्दी में मिनहाज उस सिराज ने तबकात-ए-नासिरी नामक पुस्तक लिखी।
मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी नामक पुस्तक लिखी, जो एक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये तबकाते नासिरी, इस पुस्तक में इस्लाम के उदय से पूर्व काल से लेकर के पैगंबर मोहम्मद तक के सारे पैगंबरों का उल्लेख मिलता है और मुसलमानों का जो इतिहास है वो कैसे आगे बढ़ा, इसकी विस्तृत जानकारी तबकाते नासिरी में मिलती है। इसके लेखक मिनहाज उस सिराज थे। इस पुस्तक में 23 अध्याय हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि मिनहाज उस सिराज ने जो पुस्तक लिखी तबकाते नासिरी फ़ारसी भाषा में, इस पुस्तक में 23 अध्याय हैं। तबकाते नासिरी की बात करें, इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और महापुरुषों की जीवनियाँ संकलित है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें तिथि क्रम की विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जो क्रोनोलॉजी है, तिथि क्रम, वो इसमें त्रुटिपूर्ण मिलता है। लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है कि ये पुस्तक भारत पर तुर्क आक्रमणों के बारे में जानकारी देती है, कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में हुई और इल्तुतमिश और रजिया के शासनकाल की इतिहास की जानकारी भी हमें ये पुस्तक तबकाते नासिरी प्रदान करती है। तो ये एक समकालीन प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत है। इसी श्रेणी में, जिसको हम सामान्य इतिहास की रचना की श्रेणी में लिख रहे हैं, इसी श्रेणी में अन्य पुस्तक है खोंदा मीर की खुलासत उल अखबार, जिसको खोंदा मीर भी कहते हैं या खुंद मीर भी कहते हैं। उसकी पुस्तक खुलासत उल अखबार और बिहमंद खां की तारीख़ मोहम्मदी, ये तारीख़ मोहम्मदी बिहमंद खां ने लिखा और खुलासत उल अखबार खोंदा मीर ने लिखा। ये भी कुछ आरंभिक ऐतिहासिक जानकारियाँ हमें तुर्की शासन के बारे में भारत के अंदर प्रदान करती है। तो ये हमारी सामान्य इतिहास की रचनाएं हो गई। उसके बाद अन्य जो हमारे सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।